नमस्कार मित्रों, पुस्तकालय विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे, हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों आईएलए। आईएलए 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 बोले तो दोस्तों इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं हम भारतीय पुस्तकालय संघ। भारतीय पुस्तकालय संघ के बारे में हम विशेष बातें करेंगे कि इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, कहाँ की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, इसके जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, क्या इसके और जो हिस्टोरिकल पीरियड्स है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके कौन कौन इसके अध्यक्ष रहे हैं, कौन कौन से इसके द्वारा अवार्ड प्रदान किए जाते हैं, कौन कौन से प्रकाशन इसके द्वारा किए जाते हैं, किस प्रकार ये लाइब्रेरी साइंस में इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो सदस्यता है वो किन लोगों को कब कब कैसे कैसे प्रदान की जाती है। ऐसी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम आज की सेशन में बात करेंगे। दोस्तों, आईएलए से रिलेटेड एग्जाम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसी कोई एग्जाम नहीं है, आप एनवीएस, डीएसबीएस भी, आरएसएसएम भी, कोई भी एग्जाम, एनवीएस, केवीएस, कुछ भी आप उठा के देख लो, किसी भी पेपर में आपको कुछ ना कुछ आईएलए से रिलेटेड जरूर मिलेगा। इसलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं आईएलए की, कि आईएलए की जो हिस्टोरिकल जो पीरियड है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, बात है 12 सितंबर, बात करते हैं हम 12 सितंबर 1933 से। तो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएलए की स्थापना कब की गई थी, लेकिन हमेशा हमें एक ही चीज़ कंफ्यूज करती रहती है कि या तो 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर, 12 सितंबर को की गई या फिर 13 सितंबर को की गई, ऐसा हमेशा कंफ्यूजन रहता है। 13 सितंबर। तो आज के इस सेशन में दोस्तों आपको ये कंफ्यूजन आज के बाद बिल्कुल नहीं रहेगा। 12 सितंबर को दोस्तों हुआ क्या था, कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह संघ सम्मेलन की स्थापना की गई। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों। अब इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है दोस्तों वो की थी पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति थे उस समय एसी वुल्लर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? एसी वुल्लर द्वारा। एसी वुल्लर बोले तो एल्फ्रेड कॉपर वुल्लर द्वारा इसकी अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। अब इस सम्मेलन की खास बात यह थी कि इसमें एक मांग प्रदर्शित की गई थी दोस्तों, एक बात रखी गई थी कि भारत में एक राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ स्थापित होना चाहिए, या फिर अपना भारत का भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ होना चाहिए। ऐसी बात कहाँ कही गई थी? इस अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ में ऐसी बात कही गई थी कि भारत का भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में, कहाँ पे? कलकत्ता में पर्टिकुलर बात करूं तो एशियाटिक हॉल में, कलकत्ता के एशियाटिक हॉल में स्थापना कर दी गई किसकी? आईएलए की स्थापना कर दी गई। आईएलए बोले तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी स्थापना कर दी गई 13 सितंबर 1933 को। इस संघ की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 21 के तहत। इसकी जो स्थापना या जो रजिस्ट्रेशन किया गया था वो किया गया था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। कौन सा अधिनियम दोस्तों? 1860 की धारा 21 के तहत, 1860 की धारा 21 के तहत
इस संघ का पंजीकरण या इस संघ की जो स्थापना है वो कर दी गई थी ILA की। ठीक है दोस्तों, शुरू से बात कर लेते हैं। 12 सितंबर 1933 हुआ क्या था? अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन की स्थापना या आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में किया गया इसका आयोजन। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में, कोलकाता या कलकत्ता में इसका आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति थे एस सी उल्लर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इस सम्मेलन में एक बात रखी गई कि भारत का भी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप 13 सितंबर 1933 को कलकत्ता के एशियाटी हॉल में ILA की स्थापना कर दी गई थी। कब कर दी गई? 13 सितंबर 1933 को। जिसका जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो किया गया था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860। यह अधिनियम आप जरूर याद रख लेना, सोसाइटी अधिनियम 1860 की धारा 21 के तहत इसकी स्थापना कर दी गई है, इसका पंजीकरण कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट डेट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपना है उसकी बात करते हैं। इस संघ को स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी दोस्तों, वो काफी सारे व्यक्ति इसमें शामिल रहे थे, जैसे कि डॉक्टर S.R. रघुनाथन, M.O. थॉमस, S.C. उल्लर, S. बसरुद्दीन, राम लुबैया, शारदा प्रसाद सिन्हा, K.M. असादुल्ला, संतराम भाटिया, ऐसे काफी सारे लोग इसको जो स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों की रही थी। इसके बाद में जैसे कि मैं बात करूं कि इसकी स्थापना जो कर दी गई थी 13 सितंबर, ILA स्थापना कर दी गई थी 13 सितंबर 1933 को। 13 सितंबर 1933 को स्थापना कर दी गई थी। स्थापना के समय दोस्तों इसका जो मुख्यालय था वो था कलकत्ता में। स्थापना के समय जो मुख्यालय था वो था कलकत्ता में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, इसका भी इतिहास काफी लंबा है, क्योंकि ये अलग अलग समय पर अलग अलग जगह स्थानांतरित किया गया था। और वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो है मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में। मुखर्जी नगर, नई दिल्ली में इसका वर्तमान में मुख्यालय स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके मुख्यालय की हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि कब कब और कहाँ कहाँ स्थानांतरित किया गया था। तो सन 1933 में इसकी स्थापना की गई थी। 1933 से लेके सन 1946 तक इसका जो मुख्यालय रहा था दोस्तों वो रहा था कोलकाता में इसके मुख्यालय रहा था सन 1933 से 1946 तक। इसके बाद की बात करूं 1946 में इसके जो मुख्यालय है इसका स्थानांतरण कर दिया गया। कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में पर्टिकुलर जगह की बात करूं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में इसका जो स्थानांतरण है वो कर दिया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय में इसका स्थानांतरण कर दिया गया। अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय में जो दोस्तों कब से कब तक रहा था, तो 1946 में इसको स्थानांतरित किया गया और 1953 तक ये दिल्ली विश्वविद्यालय में रहा था, 1953 तक। उसके बाद में 1953 को फिर से इसको स्थानांतरित कर दिया गया। 1953 को फिर से स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पे? कोलकाता में इसको स्थानांतरित कर दिया गया और 1964 तक ये यहीं पे रहा था। 1953 से 1964 तक कलकत्ता में रहा था। इसके बाद 1964 में दोस्तों इसको फिर से स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ? दिल्ली में भी पर्टिकुलर हम बात करें तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का जो भवन है, वहां पे इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। अब बार दोस्तों ये 33 से 46 में तक कलकत्ता में रहा, फिर 46 से 53 तक वापस दिल्ली आया। दिल्ली से फिर 53 को फिर 64 तक वापस कलकत्ता में रहा, फिर 64 में फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। इन सब चीजों को देखते हुए, इन सभी बातों को देखते हुए एक मीटिंग का आयोजन किया गया। एक साधारण मीटिंग रखी गई 24 मई 1970 को। 24 मई 1970 को एक जनरल मीटिंग यानी साधारण मीटिंग द्वारा इसका जो ILA का जो संविधान है दोस्तों, उस संविधान में बदलाव किया गया। बदलाव क्यों किया गया?
क्योंकि आईएलए का जो स्थायी मुख्यालय है वो बनाने के लिए इसके संविधान में बदलाव किया गया। आईएलए के संविधान में बदलाव किया गया, संविधान में बदलाव किया गया या कुछ संशोधन किया गया, ऐसा कह सकते हैं। और उसमें ये बात रखी गई कि आईएलए का एक स्थायी मुख्यालय होना चाहिए, आईएलए का एक स्थायी मुख्यालय होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों अप्रैल 1982 से, उसके बाद में अप्रैल 1982 से इसके मुख्यालय को वर्तमान जो भवन स्थापित है कल दिल्ली में मुखर्जी नगर में, वहां पे इसको स्थानांतरित किया गया। अप्रैल 1982 से, अप्रैल 1982 से क्या किया गया, आईएलए का जो मुख्यालय है वर्तमान भवन में जहां स्थापित किया गया है वर्तमान में मुखर्जी नगर नई दिल्ली में, वहां पे इसको स्थापित कर दिया गया था। कब से? अप्रैल 1982 से, और वर्तमान समय तक ये वहीं स्थापित है, मुखर्जी नगर नई दिल्ली में, मुखर्जी नगर नई दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया गया स्थायी रूप से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे की हम बात करें कि इसकी जो स्थापना होगी। अब इसकी बात करें दोस्तों कि इसके जो अध्यक्ष थे वो किसे बनाया गया, इसके जो सचिव थे वो किसे बनाया गया, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, इन सब की बातें भी, सबके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो प्रथम अध्यक्ष है आईएलए का प्रथम अध्यक्ष, आईएलए का प्रथम अध्यक्ष वो बनाया गया था दोस्तों एमओ थॉमस को, एमओ थॉमस। एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आता रहता है, काफी सारी बुक्स में भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि आईएलए का जो प्रथम अध्यक्ष है वो कौन है, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी वुलर नहीं करना है आपको, ऐसी वुलर ना करके एमओ थॉमस को आपको राइट करना है। ठीक है दोस्तों, काफी सारी बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि ऐसी वुलर जो है आईएलए के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है, ये गलत है। ये अखिल भारतीय जो प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसके अध्यक्ष रहे हैं, और इससे पहले ये पंजाब विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर भी कार्यरत रहे हैं। तो आईएलए का जो प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों वो बनाया गया था एमओ थॉमस को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में मैं बात करूँ कि इसके प्रथम सचिव की, कि आईएलए का जो प्रथम सचिव है वो किसे बनाया गया था, तो वो बनाया गया था केएम असदुल्ला खां को, केएम असदुल्ला खां को प्रथम सचिव बनाया गया था आईएलए का। ठीक है दोस्तों, अब वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान सचिव की मैं बात करूं कि आईएलए का जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो वर्तमान में दोस्तों इसका जो अध्यक्ष है वो है बीडी कुमार। आईएलए का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बीडी कुमार इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। और वर्तमान सचिव की मैं बात करूं दोस्तों, वर्तमान सचिव कौन है, तो वो है ओएन चौबे इसके वर्तमान में सचिव के पद पर कार्यरत है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में और मैं बात करूं इसके बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों उस समय इसके केवल और केवल 70 सदस्य इसकी सदस्यता लिए हुए थे। मात्र स्थापना के समय इसके 70 सदस्य थे, स्थापना के समय केवल 70 सदस्य थे। और वर्तमान समय की मैं बात करूं दोस्तों, वर्तमान समय में इसके लगभग 7000 सदस्य हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक पुस्तकालय संघ है ये, और वर्तमान में 7000 इसके सदस्य हैं। स्थापना के समय इसके सदस्य की संख्या थी दोस्तों वो थी ओनली फॉर 70 जिसके हम कह सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो सदस्यता है वो किस प्रकार मिलती है, या कौन कौन सी सदस्यता ले सकता है। तो इसकी सदस्यता कोई भी नागरिक ले सकता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो विदेशी हो, कोई भी संस्था ले सकती है, चाहे वो इंडियन हो चाहे विदेशी हो, कोई भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अगर हम भारतीय की बात करें तो दोस्तों अगर कोई भारतीय व्यक्ति इसकी सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए मात्र 250 रुपये, अगर कोई व्यक्ति इसकी सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए 250 रुपये प्रतिवर्ष इसका चार्ज होगा, सदस्यता शुल्क होगा 250 रुपये प्रतिवर्ष। अगर कोई व्यक्ति इसकी आजीवन सदस्य लेना चाहता है
आजीवन सदस्यता लेना चाहता है तो उसके लिए उसको 1500 रुपये पे करने होंगे। ठीक है, ये आजीवन सदस्यता हो गए जीवन भर के लिए। इसके अलावा उसके बाद में उसको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और इसके आजीवन सदस्य की बात करूं तो दोस्तों, सर्वप्रथम इसकी जो आजीवन सदस्यता लेने वाले व्यक्ति थे, सर्वप्रथम आजीवन सदस्यता लेने वाले व्यक्ति थे वो थे दोस्तों एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो थे वो इसके प्रथम आजीवन सदस्यता लेने वाले व्यक्ति रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों बात करूँ कि विदेशी व्यक्तियों में अगर कोई इसके बाद में जैसे कि बात करूँ कोई संघ इसकी सदस्यता लेना चाहता हो, जैसे कि हम बात कर ले कि RLA, कोई संघ इसकी सदस्यता लेना चाहता हो, RLA राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन ही मान लो कि राजस्थान लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वो इसकी सदस्यता लेना चाहता हो तो वो कैसे ले, तो उसके लिए उसको 600 रुपये प्रतिवर्ष पे करने होंगे। 600 रुपये प्रतिवर्ष, 600 रुपये प्रतिवर्ष उसको सदस्यता शुल्क देना होगा अगर कोई संघ इसका सदस्यता लेना चाहता हो। इसके बाद में दोस्तों बात करें कि अगर कोई विदेशी नागरिक इसकी सदस्यता लेना चाहता हो तो विदेशी नागरिकों के लिए दोस्तों, अगर कोई विदेशी इसकी सदस्यता लेना चाहता है तो उसको $60 पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, $60 पे करने होंगे प्रति व्यक्ति, ये सदस्यता शुल्क होगा इसका। अगर कोई विदेशी संस्था इसकी सदस्यता लेनी चाहती हो तो, विदेशी संस्था की बात करूं तो $120 उसको सदस्यता शुल्क के रूप में पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें विदेशियों में भी कुछ लोगों के छूट है, जैसे कि कोई साल का सदस्य है कोई व्यक्ति तो उसको $50 पे करने होंगे। अगर कोई संस्था साल की सदस्यता ले रखी है, साल की सदस्यता, तो उसको केवल और केवल $100 पे करने होंगे सदस्य शुल्क के रूप में। इसके बाद में दोस्तों इसके ILA का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम बात करें कि ILA के स्ट्रक्चर में कौन कौन है, तो ILA के स्ट्रक्चर में दोस्तों एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, एक सामान्य सचिव और 20 कौंसिल सदस्य एक सामान्य परिषद द्वारा 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर में एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष और एक सचिव तथा 20 कौंसिल सदस्य एक सामान्य परिषद द्वारा केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इसके जो दोस्तों बता दूं कि इसके संघ के जो निर्धारित कार्यों के प्रबंधन के लिए भी कार्यकारिणी समिति होती है। उस समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सामान्य सचिव, एक कोषाध्यक्ष, 2 सचिव, PRO और 3 कौंसिल सदस्य रहते हैं। ठीक है, कार्यकारिणी समिति के रूप में। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। जैसे कि दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ इसका, इसके बाद में हम नेक्स्ट इसकी बातें करते हैं कि और क्या क्या इसके साथ में हुआ था। तो जैसे कि बात करूँ दोस्तों इसके कॉन्फ्रेंस का, इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो बैठकें हुई थी उनके बारे में, तो दोस्तों इसकी जो है वर्ष में इस पुस्तकालय संघ की बैठकों में जो आयोजन किया जाता है वो वर्ष में एक बार किया जाता है, वो भी अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन के दौरान इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। इसकी बैठकों की मैं बात कर लेता हूँ। बैठक या कॉन्फ्रेंस, इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो वर्ष में एक बार, ठीक है। ILA की जो बैठक है वो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है, वो भी कभी जब अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन का आयोजन किया जाए। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन के दौरान इसका आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ सम्मेलन के दौरान। कहने का मतलब तात्पर्य ये है दोस्तों कि ILA की जो बैठकों का जो आयोजन किया जाता है वो वर्ष में एक बार किया जाता है, और वो भी कभी किया जाता है जब अखिल भारतीय पुस्तकालय संघ की बैठक या सम्मेलन का आयोजन
तब इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। अब तक काफी सारी इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो हो चुकी थी। तो लेटेस्ट की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इसकी जो 63वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, 63वीं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों, वो हुई थी उत्तर प्रदेश में। 63वीं जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में की मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो वो हुई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में ये आयोजित की गई थी 63वीं कॉन्फ्रेंस। 64वीं कॉन्फ्रेंस की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 64वीं जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी वो की गई थी 64वीं कॉन्फ्रेंस। तो इसका आयोजन किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में भी दोस्तों मैं बात करूँ तो वैष्णव विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। वैष्णव विश्वविद्यालय तो इसकी जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, ये ILA की जो लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस है उनका आयोजन किया गया था। 63वीं जो कॉन्फ्रेंस थी उसका आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में, और जो 64वीं कॉन्फ्रेंस थी उसका आयोजन किया गया था दोस्तों मध्य प्रदेश में भी कहाँ, तो वो किया गया था वैष्णव विश्वविद्यालय में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर SR रंगनाथन थे वो भी ILA के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, ILA के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं कौन, SR रंगनाथन। तो SR रंगनाथन जो है ILA का जो अध्यक्ष बनाया गया था, ILA का अध्यक्ष जो रहे थे कौन, SR रंगनाथन। वो कब से कब तक रहे थे, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों ये 1944 से 1953 तक इसके अध्यक्ष रहे हैं, ILA के अध्यक्ष रहे हैं 1944 से लेके 1953 तक। कौन रहे हैं, तो SR रंगनाथन ILA के अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ILA का जो है स्वयं का एक संविधान है, ठीक है, जो कि 1933 में बनाया गया था। ILA का स्वयं का संविधान है, ILA का स्वयं का संविधान है। ठीक है, संविधान है। इस संविधान को जो निर्मित किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1933 में बनाया गया था या निर्मित किया गया था। लेकिन दोस्तों इस संविधान को जो लागू किया गया था वो किया गया था 1949 में। ये जो संविधान है इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो आपको बता देना है कि इसका जो संविधान का जो निर्माण किया गया था वो 1933 में किया गया था, और उसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1949 में। अब तक इसमें संविधान में आंशिक संशोधन भी किए जा चुके हैं। तो जो संशोधन किए गए थे दोस्तों वो किए गए थे 1987 में। इसके संविधान में जो संशोधन किए गए थे वो किए गए थे तो 4 जनवरी 1987 में, और एक किया गया था 5 जनवरी 1987। इस प्रकार इसके ये आंशिक संशोधन इसमें किए जा चुके हैं। इसके आगे की मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत जो है इफ्ला का सदस्य बना था दोस्तों ILA के रूप में। तो वो कब बना था इसके बारे में भी तो छोटी सी जो जानकारी वो ले लेते हैं कि ILA के रूप में जो भारत सदस्य बना था किसका, इफ्ला का, वो कब बना था। तो ऐसा क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है कि भारत इफ्ला का सदस्य कब बना या किस रूप में बना, ठीक है, या किस संघ के द्वारा बनाया गया। तो नोट कर देता हूं मैं यहाँ कि भारत ILA के रूप में इफ्ला का सदस्य बना। तो ये कब बना था दोस्तों, ये बना था 1957 में। कि इफ्ला की जो सदस्यता ग्रहण की थी भारत ने वो ILA के रूप में की थी, और कब की थी, 1957 में की थी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं इसके प्रकाशन की बात करूं कि ILA के कौन कौन से प्रकाशन है। तो ILA के प्रकाशन ILA न्यूज़लेटर्स है, एबगिला है, ILA बुलेटिन है, जर्नल्स ऑफ ILA है, इन सब की बात भी हम कर लेते हैं। तो ILA के प्रकाशन की दोस्तों बात करूं तो
आईएलए कौन कौन से प्रकाशन प्रकाशित आईएलए द्वारा किए जाते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं। तो आईएलए द्वारा एक तो किया जाता है दोस्तों आईएलए न्यूज़लेटर। पहला जो है वह है आईएलए न्यूज़लेटर, आईएलए न्यूज़लेटर्स, न्यूज़लेटर, आईएलए न्यूज़लेटर। इसका जो प्रकाशन है दोस्तों आईएलए न्यूज़लेटर, इसका जो प्रकाशन है वो किया जाता है 1948 से, सन 1948 से इसका प्रकाशन कंटिन्यू किया जा रहा है 1948 में। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों आईएलए न्यूज़लेटर की जो फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो है दोस्तों मासिक। इसका जो प्रकाशन है वो किया जाता है मासिक, मंथली इसका प्रकाशन किया जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है मंथली है। आईएलए न्यूज़लेटर जिसका वो प्रकाशन 1948 से प्रारंभ किया गया था और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है मासिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एवगिला की, कि एवगिला का प्रकाशन है वो कब से कब तक किया जा रहा है। एवगिला का दोस्तों मैं फुल फॉर्म बोलूँ तो आपको वो होगा एनएस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, एनएस बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो एवगिला का जो प्रकाशन है दोस्तों वो आईएलए द्वारा किया जा रहा है 1949 से। 1949 से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था और 1953 को इसका प्रकाशन है बंद कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 1953 में बंद कर दिया गया था। और ये इसका जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों वो थी त्रैमासिक क्वार्टरली इसको प्रकाशित किया जाता था, त्रैमासिक इसकी फ्रीक्वेंसी थी दोस्तों। इसके बाद में बात करूं जर्नल ऑफ आईएलए की, जर्नल ऑफ आईएलए, जर्नल ऑफ आईएलए 3 नंबर का हमारा प्रकाशन है जर्नल ऑफ आईएलए। तो जर्नल ऑफ आईएलए की जो स्थापना दोस्तों की गई थी, ये जो प्रकाशन जो शुरू किया गया था वो किया गया था 1955 में। 1955 से इसका प्रकाशन शुरू किया गया था 1955 से। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों वो अनियमित है, कि इसका जो फिक्स कुछ भी नहीं है कि ये हो सकता है हर महीने 2 महीने प्रकाशित हो जाए और हो सकता है ये कुछ महीनों तक प्रकाशित हो ही नहीं। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है अनियमित। इसके बाद में दोस्तों चौथा जो प्रकाशन है उसकी हम बात करें तो है आईएलए बुलेटिन, आईएलए बुलेटिन। आईएलए बुलेटिन जो दोस्तों इसका जो प्रकाशन किया जा रहा है वो 1975 से किया जा रहा है। आईएलए बुलेटिन इसका प्रकाशन 1975 से किया जा रहा है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ये है त्रैमासिक इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति जो है वो है त्रैमासिक दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार आईएलए की 4 ये प्रकाशन है। आईएलए न्यूज़लेटर्स जिसका प्रकाशन 1948 से और इसकी जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति जो है दोस्तों वो है वो मासिक है। एवगिला की बात करें दोस्तों तो एवगिला का जो प्रकाशन है 1949 में शुरू किया गया था और 1953 में बंद कर दिया गया था। और इसका जो एवगिला का प्रकाशन है दोस्तों वो किया जा रहा है त्रैमासिक। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूं जर्नल ऑफ आईएलए की, जर्नल ऑफ आईएलए जो है 1955 में शुरू किया गया था और इसकी फ्रीक्वेंसी कोई फिक्स नहीं है अभी। ठीक है, अनियमित है ये, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कभी भी प्रकाशित ये किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूँ तो आईएलए बुलेटिन का। आईएलए बुलेटिन जो दोस्तों 1975 में शुरू की गई थी और उसकी जो फ्रीक्वेंसी दोस्तों वो है त्रैमासिक। इस प्रकार ये आईएलए के प्रकाशन हो गए। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं आईएलए के अवार्ड्स, कौन कौन से अवार्ड्स आईएलए द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो आईएलए द्वारा जो प्रदान किए जाने वाले अवार्ड्स है दोस्तों उसमें सबसे पहला अवार्ड जो है उसकी बात कर लेता हूं, वो है प्रोफेसर पीएन गोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। ठीक है दोस्तों, आईएलए द्वारा प्रदान किए जाने वाले, आईएलए द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार, आईएलए द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला जो पुरस्कार है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो है प्रोफेसर पीएन कोला, प्रोफेसर पीएन कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, लाइब्रेरियन अवार्ड, प्रोफेसर पीएन कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड। दोस्तों ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में पेशेवर लोगों को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड के तहत दोस्तों एक शॉल, एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाता है। ठीक है, पेशेवर
लाइब्रेरी साइंस में जो पेशेवर लोग हैं उन्हीं को ये प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम दूसरे अवार्ड की बात करते हैं कि दूसरा नेक्स्ट अवार्ड जो कौन सा है, तो उसकी बात करूँ दोस्तों, दूसरा अवार्ड है हमारा वेद नायकी अवार्ड। वेद नायकी अवार्ड जो है दोस्तों वीके सुंदरम दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में एक रीडर के तौर पे कार्यरत थे, उनके द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया था। वीके सुंदरम के द्वारा, श्रीमती वीके सुंदरम, उनके द्वारा ये अवार्ड शुरू किया गया था। ये अवार्ड दोस्तों ऐसे उम्मीदवार को प्रदान किया जाता है जिसने किसी योग्यता परीक्षा में उच्चतम अंक हासिल किया हो। ऐसे व्यक्ति को ये अवार्ड या ऐसे उम्मीदवार को ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं जो कि किसी योग्यता परीक्षा में उच्चतम अंक उसने प्राप्त किया हो, जिसके आधार पर उस उम्मीदवार को B.Lish में B.Lish में प्रवेश मिला हो। ऐसे उम्मीदवार को ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो वेद नायकी अवार्ड। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो अवार्ड है वो है वेद नायकी अवार्ड। वेद नायकी अवार्ड। वेद नायकी अवार्ड, इस अवार्ड में दोस्तों 1000 रुपये पुरस्कृत राशि के रूप में दिए जाते हैं। 1000 रुपये पुरस्कृत राशि के रूप में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों ऐसे उम्मीदवार को दिया जाता है जिसने योग्यता परीक्षा में या D.Lish में उच्चतम अंक प्राप्त किए हो और तथा उन्हीं उच्च अंकों के आधार पर उस उम्मीदवार को B.Lish में प्रवेश दिया गया हो, उस व्यक्ति को ये वेद नायकी अवार्ड प्रदान किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अवार्ड जो है दोस्तों वो है हमारा 3 नंबर का वर्गीज अवार्ड। वर्गीज अवार्ड। वर्गीज अवार्ड ये भी दोस्तों IIT द्वारा प्रदान किया जाता है, वर्गीज अवार्ड। ऐसे ही दूसरा है, नेक्स्ट है C.D. शर्मा अवार्ड। C.D. शर्मा अवार्ड। C.D. शर्मा अवार्ड। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट की बात करूँ C.D. शर्मा के बाद में तो A.G. मोटेवाला अवार्ड। A.G. मोटेवाला अवार्ड। A.G. मोटेवाला अवार्ड। A.G. मोटेवाला अवार्ड। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अवार्ड की बात करूँ तो वो है SM गांगुली अवार्ड। ठीक है दोस्तों। SM गांगुली अवार्ड। SM गांगुली अवार्ड। गांगुली अवार्ड। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट की मैं बात करूं तो वो है हमारा डॉक्टर पाध्या अवार्ड। डॉक्टर पाध्या अवार्ड, इसको पद्मा अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार IIT के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। PN कोला बेस्ट लाइब्रेरियन अवार्ड, वेद नायकी अवार्ड, वर्गीज अवार्ड, C.D. शर्मा अवार्ड, A.G. मोटेवाला अवार्ड, SM गांगुली अवार्ड और डॉक्टर पाध्या अवार्ड। इस प्रकार के अवार्ड इसको IIT के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में कुछ और नेक्स्ट बातें, महत्वपूर्ण बातें हम इसके बारे में बात कर लेते हैं कि IIT के द्वारा दोस्तों 1968 से भारत में पुस्तकालय सप्ताह बनाने का निर्णय भी लिया गया था। ठीक है। पुस्तकालय सप्ताह बनाने का निर्णय जो लिया गया था IIT द्वारा, यहीं पे नोट कर देता हूँ मैं दोस्तों। IIT द्वारा पुस्तकालय सप्ताह बनाने का निर्णय, पुस्तकालय सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया। ये जो निर्णय लिया गया था दोस्तों ये लिया गया था 1968 में। 1968 में भारत में पुस्तकालय जो मनाए जा रहे हैं वो IIT के कहने का मतलब IIT के द्वारा ही ये पहले निर्णय लिया गया था कि पुस्तकालय जो सप्ताह है वो मनाना चाहिए। ठीक है। तो जो पुस्तकालय सप्ताह दोस्तों मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर। 14 से 20 नवंबर को जो IIT के द्वारा ये पुस्तकालय सप्ताह मनाने का निर्णय शुरू किया गया था। ये निर्णय लिया गया था, कब से लिया गया था? 1968 से लिया गया था। और IIT जो पुस्तकालय सप्ताह जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर को। ठीक है। इसके अलावा 14 नवंबर को दोस्तों पुस्तकालय दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है। 14 नवंबर को पुस्तकालय दिवस। इस पुस्तकालय दिवस का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों वो भी IIT द्वारा ही लिया गया था कि पुस्तकालय दिवस भी मनाना चाहिए, ऐसा निर्णय लिया गया था। किसके द्वारा? IIT द्वारा। और ये जो निर्णय लिया गया था दोस्तों ये लिया गया था 1984 में, यानी कि भारत में जो पुस्तकालय दिवस जो मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 1984 से, और पुस्तकालय सप्ताह जो मनाया जा रहा है वो मनाया जा रहा है 1968 से।
इसी के साथ दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अमेरिका में जो पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, अमेरिका में वो भारत से 10 साल पहले मनाया जाता है, ठीक है, ऐसा आप याद कर सकते हो। 1958 से अमेरिका में पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। भारत में जो पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1968 से। तो इसका जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था ILA द्वारा। 14 से 20 नवंबर को पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है तथा 14 नवंबर को पुस्तकालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है पुस्तकालय दिवस लाइब्रेरी डे, एक होता है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, ठीक है, लाइब्रेरियन डे। तो पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के बारे में बता दूं दोस्तों, जो पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस है, पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है दोस्तों 12 अगस्त से। 12 अगस्त डॉक्टर SR रंगनाथन की जन्मोत्सव पर ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, क्योंकि 12 अगस्त। और इसका जो निर्णय लिया गया था दोस्तों वो लिया गया था ILA द्वारा, ठीक है, ILA द्वारा ये पुस्तकालय दिवस मनाने का जो रिवाज है शुरू किया गया था। और ये भी किया गया था दोस्तों 1984 से भारत में पुस्तकालय दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक है दोस्तों विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस। तो विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट जो दिवस है उसका मनाने का निर्णय लिया गया था दोस्तों यूनेस्को द्वारा। और पहली बार विश्व पुस्तक और कॉपीराइट जो दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 23 अप्रैल 1995 को। यानी कि हम कह सकते हैं कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो लिया गया था यूनेस्को द्वारा। और कब लिया गया था? तो 1995 में। इस प्रकार दोस्तों हमारा जो ILA का टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी गई है समझ में आई होगी। ऐसे ही दोस्तों और हम काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है। और आशा करता हूँ कि आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे और ये जो लॉकडाउन इसका पालन करेंगे, घर पे रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन स्टडी तथा अपनी बुक्स का सहारा लेके अपने जो अध्ययन है उसको निरंतर बनाए रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।